दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं द मिस्ट्री नाइट के चैप्टर 7 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुक्र है कि जॉन द फिडलर का बधाई संदेश आखिरी था, और इस आखिरी संदेश के बाद लॉर्ड बटरवेल अपने भारी कदमों से धीरे धीरे उठे और उन लोगों को शादी में आने के लिए धन्यवाद दिया। और साथ में लॉर्ड बटरवेल ने यह वादा किया कि कल एक अच्छा मुकाबला होगा। तो चलो अब दावत शुरू की जाए। मुख्य मंच के टेबल पर सुअर का लजीज मांस परोसा गया और उसके साथ में एक मोर को उसकी पंखों के साथ भूनकर परोसा गया, और उसके साथ में एक बड़ी पाइक मछली परोसी गई जिस पर पीसे हुए बादाम की परत चढ़ी हुई थी। इन सब में से एक भी निवाला नीचे के मंच पर नहीं पहुंचा जहां पर वो हेज नाइट बैठे थे। नीचे के टेबल पर सुअर के मांस के बजाय उन्हें नमकीन मांस दिया गया, जिसे बादाम के दूध में भिगोकर और काली मिर्च डालकर उसे स्वादिष्ट बनाया गया था। मोर की जगह पर उन्हें रोस्ट किए हुए मुर्गे परोसे गए जो अच्छी तरह से भुने हुए थे और सुनहरे रंग के कुरकुरे थे, और उनके अंदर प्याज, जड़ी बूटियां, मशरूम और भुने हुए अखरोट भरे हुए थे। पाइक मछली की जगह पर उन्हें पेस्ट्री के खोल में लिपटी हुई सफेद कोड के टुकड़े परोसे गए और उनके साथ भूरी सॉस परोसी गई जिसका स्वाद डंक ठीक से नहीं पहचान पाया। इसके अलावा वहां पर मटर का दलिया, मक्खन लगे हुए सलजम, शहद डाली हुई गाजर और सफेद पनीर था जिसकी गंध सर बेनिस जितनी तेज थी। डंक ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन वह पूरे समय यही सोचता रहा कि एग को खाने में क्या मिल रहा होगा। और फिर सावधानी के तौर पर डंक ने आधा भुना हुआ मुर्गा, ब्रेड के कुछ टुकड़े और थोड़ा सा पनीर अपने लबादी की जेब में भर लिया। और जब वो सब लोग खाना खा रहे थे तब नारंगी और बांसुरी की धुन हवा में गूंज रही थी, और धीरे धीरे उनकी बातों का रुख अगले दिन होने वाले टूर्नामेंट की ओर मुड़ गया। तब सर उथोर कहते हैं, ग्रीन फोर्क इलाके में सर फ्रैंकलिन फ्रे की बहुत इज्जत है और वो इन लोकल नाइट को अच्छी तरह से जानता है। और सर उथोर आगे कहते हैं, वो देखो मंच पर दुल्हन के अंकल हेक्समायर से आए हुए लुकास नेलैंड, उन्हें कम नहीं समझना चाहिए, और ना ही क्रैक क्लब पॉइंट के सर मोल्टिमर बॉक्स को। इसके अलावा यह मुकाबला ज्यादातर हाउस होल्ड नाइट और विलेज के हीरो के बीच में होगा। किर्बी पिम और गोल्टी द ग्रीन उनमें से सबसे बेहतरीन है। हालांकि इन दोनों में से कोई भी लॉर्ड बटरवेल के दामाद ब्लैक टॉम हैंडल का मुकाबला नहीं कर सकते। वह आदमी बहुत ही खतरनाक है, और यह कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी के 3 चाहने वालों को मारकर लॉर्ड बटरवेल की बेटी का हाथ हासिल किया था। और यह भी कहा जाता है कि उसने एक बार कैस्टली रो के लॉर्ड को भी घोड़े से गिरा दिया था। तब सर मेनार्ड पूछते हैं, क्या उसने युवा लॉर्ड टाइबाल्ट लेनिस्टर को घोड़े से गिराया था? तब सर उथोर कहते हैं, नहीं, उसने पुराने ग्रे लॉइन को हराया था जिसकी मृत्यु ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस में हुई थी। लोग उन लोगों के बारे में इसी तरह से बातें करते हैं जो ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस के दौरान मारे गए थे, और वह वसंत में मर गया था। इस वसंत में हजारों लोग मारे गए थे, जिनमें से एक राजा डेरोन और 2 युवा राजकुमार मटारिस और वल्लार भी शामिल थे। फिर सर काइल कहते हैं, सर बुफोर्ड बुल्वर को कम मत समझो। उस ओल्ड ऑक्स ने रेड ग्रास फील्ड के युद्ध में 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और फिर सर मेनार्ड कहते हैं, और हर साल बीतने के बाद उसकी यह गिनती बढ़ती ही जाती है। सर बुल्वर के दिन अब बीत चुके हैं, उसे देखो तो सही, अब वह 60 साल से ज्यादा का हो गया है और उसका शरीर ढीला और मोटा हो गया है। उसकी दाईं आंख लगभग अंधी हो चुकी है। और तभी डंक के पीछे से एक आवाज आई, इस हॉल में चैंपियन को ढूंढने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सर, और मुझे जी भर के देख लो। तब डंक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर जॉन द फिडलर खड़े थे। फिडलर के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, और उसने सफेद रेशमी डबलट पहना हुआ था जिसकी आस्तीन कटी हुई थी, और उसमें से लाल सोटन की आस्तीन बाहर निकली थी जो कि उनके सिर से लेकर घुटनों तक लटक रही थी। उसकी कमर पर एक सिल्वर कलर का भारी बेल्ट बंधा हुआ था जिसमें बड़े बड़े गहरे पर्पल रंग के रत्न जड़े हुए थे।
जो कि उसकी आंखों के रंग से मेल खाता था। तब डंक ने मन में सोचा, यह बेल्ट मेरी सारी संपत्ति से ज्यादा कीमती है। तो वहीं टेबल के दूसरी तरफ शराब के नशे ने सर ग्लेंडन की गालों को लाल कर दिया और उसके चेहरे के पिंपल को और भी ज्यादा उभार दिया। सर ग्लेंडन कहते हैं, तुम होते कौन हो जो यहाँ पर इस तरह से डींगे मार रहे हो? तब जॉन द फिडलर कहते हैं कि लोग मुझे सर जॉन द फिडलर कहते हैं। फिर सर ग्लेंडन पूछते हैं, क्या तुम कोई संगीतकार हो या कोई योद्धा? तब सर फिडलर कहते हैं, संयोग से मैं भाले और सारंगी दोनों में से मधुर संगीत निकाल सकता हूँ। हर एक शादी में एक संगीतकार की जरूरत होती है और हर एक मुकाबले में एक रहस्यमय योद्धा द मिस्ट्री नाइट की जरूरत होती है। क्या मैं आपके साथ यहाँ पर बैठ सकता हूँ? लॉर्ड बटरवेल ने मुझे ऊंचे मंच पर अपने साथ जगह दी थी, लेकिन मुझे उन मोटी ताजी गुलाबी औरतों और बुढ़े आदमियों की संगत के बजाय अपने साथी हेज नाइट का साथ ज्यादा पसंद है। फिर फिडलर ने डंक के कंधों पर हाथ रखा और कहा, एक भले आदमी बनो और थोड़ा सा उधर खिसक जाओ सर डंकन। फिर डंक थोड़ा सा साइड में खिसक जाता है और जॉन द फिडलर को जगह दे देता है। फिर डंक कहता है, आप खाने के लिए काफी देर से आए हैं सर। तब जॉन द फिडलर कहते हैं, कोई बात नहीं सर, और मुझे पता है कि लॉर्ड बटरवेल की रसोई कहाँ पर है। मुझे उम्मीद है कि अभी भी थोड़ी शराब बची होगी। सर जॉन द फिडलर के शरीर में से संतरों और नींबू की महक आ रही थी और साथ में किसी अजीब सी पूर्वी मसाले की महक आ रही थी। शायद वह जायफल की गंध हो, पर डंक पक्के तौर पर नहीं कह सकता था। उसे जायफल के बारे में पता ही क्या था। फिर सर ग्लेंडन जॉन द फिडलर से कहते हैं, आपको ये डींगे मारना शोभा नहीं देता सर। फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, सच में? तो मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए सर। मैं लॉर्ड फायरबॉल के किसी भी बेटे को कभी नाराज नहीं कर सकता। तो यह बात सुनकर सर ग्लेंडन चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तब फिडलर कहते हैं, तुम्हारे पिता के बेटे, मुझे तो बस यही उम्मीद है। और तभी सर काइल एकदम से जोर से बोल पड़े, देखो वह आ रही है वेडिंग पाई। और तब सब लोग देखते हैं कि 6 रसोइये एक बड़े पहियों वाली गाड़ी को दरवाजे में से धकेलकर हॉल के अंदर लेके आ रहे थे। वह वेडिंग पाई भूरी कुरकुरी और बहुत बड़ी थी और उसके अंदर से कुछ टकराने की आवाजें आ रही थी। और फिर लॉर्ड और लेडी बटरवेल अपने हाथ में तलवार लिए हुए उस वेडिंग पाई को लेने के लिए अपने मंच से नीचे उतरे और जैसे ही उस पाई को काटा तो उसमें से बहुत सारे पक्षी बाहर निकलकर पूरे हॉल में उड़ने लगे। डंक ने इससे पहले जितनी भी शादियों की दावत में हिस्सा लिया वो इतनी बड़ी नहीं थी और उनकी वेडिंग पाई में कबूतर, गाना गाने वाले पक्षी भरे होते थे। लेकिन इस वेडिंग पाई में नीलकंठ, स्काईलॉर्क, कबूतर, मॉकिंग बर्ड, नाइटेंगल और भूरी चिड़िया और उसके साथ एक बड़ा लाल तोता था। और फिर सर काइल ने हैरान होकर कहा, 21 तरह के पक्षी। तब सर मेनार्ड कहते हैं, और 21 तरह की पक्षियों की बीट। फिर सर काइल कहते हैं, क्या आपके दिल में कोई कविता नहीं है सर मेनार्ड? फिर सर मेनार्ड कहते हैं, आपके कंधों पर पक्षियों की गंदगी है सर। फिर सर काइल अपने कुर्ते की गंदगी को साफ करते हुए कहते हैं, वेडिंग पाई भरने का असली तरीका यही है। यह वेडिंग पाई शादी का प्रतीक है और एक सच्ची शादी में कई तरह की चीजें होती है, खुशी और गम, दर्द और आनंद, प्यार, हवस और वफादारी। तो इसलिए यह सही है कि इस वेडिंग पाई में कई तरीके के पक्षी हो, क्योंकि कोई भी आदमी सच में नहीं जानता है कि नई आने वाली पत्नी उनके लिए क्या लेकर आएगी। तब सर मेनार्ड ने रूखेपन के साथ कहा, उसका शरीर और वो अपने साथ क्या ला सकती है, वरना इस सब का मतलब ही क्या है। और फिर डंक उस टेबल से पीछे हट जाता है और कहता है, मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए। सच तो यह था कि डंक को पेशाब करने के लिए जाना था, लेकिन ऐसी अच्छी कंपनी में इस तरह की हवा की बातें करना ज्यादा शिष्टाचार माना जाता था। लेकिन फिर डंक आगे कहता है, मुझे माफ करना, अब मुझे जाना होगा। तब जॉन द फिडलर कहते हैं, जल्दी वापस आना सर डंकन, अभी तो जादूगर और बोनो की टोली आने वाली है और तुम इस नज़ारे को कभी भी मिस करना नहीं चाहोगे। जब डंक बाहर निकला तो रात की ठंडी हवा डंक को किसी विशाल जंगली जानवर की जीभ की तरह काट रही थी। यार्ड की जमीन काफी सख्त थी, डंक के पैरों के नीचे हिलती हुई लग रही थी, या शायद वह खुद ही लड़खड़ा रहा होगा। और इस यार्ड के बीचों बीच युद्ध का मैदान तैयार किया गया था। दीवारों के नीचे
लकड़ी का एक 3 मंजिला मंच बनाया गया था ताकि लॉर्ड बटरवेल और उनके बड़े मेहमान अपनी गद्देदार सीट पर अच्छी छाया में बैठ सके। इस मैदान के दोनों सिरों पर टेंट लगे हुए थे जहां पर नाइट अपने कवच पहन सकते थे और टूर्नामेंट के भालों के लिए रैक लगाई गई थी। जब हवा के एक झोंके ने एक पल के लिए उन झंडों को ऊपर उठाया तो डंक को युद्ध के मैदान में की गई सफेदी की गंध आ गई। फिर डंक अंदर के आंगन की तलाश में निकल पड़ा ताकि वह एग को ढूंढ सके और फिर एग को मास्टर ऑफ गेम के पास भेज सके ताकि वह इस मुकाबले में डंक का नाम दर्ज करवा सके। यह एक स्क्वायर का फर्ज होता है, लेकिन व्हाइट वॉल का यह किला डंक के लिए एक अनजान जगह थी और वो किसी तरह से रास्ता भटक गया और डंक अपने आप को अब कुत्तों के बाड़े के पास पाता है जहां पर मौजूद शिकारी कुत्तों ने डंक की गंध को सूंघ लिया था और वह जोर जोर से भौंकने लगे। फिर डंक ने सोचा ये कुत्ते मेरा गला चीरना चाहते हैं या फिर शायद उन्हें मेरे लबादे के अंदर छुपाया हुआ वह रोस्ट किया हुआ मुर्गा चाहिए। डंक जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते पर मुड़ा और सेप्ट के सामने से गुजरा और तभी एक औरत हंसती हुई वहां से गुजरी और उसकी सांसें फूल रही थी और उसके पीछे एक गंजा नाइट भाग रहा था और वह नाइट बार बार नीचे गिर रहा था। आखिरकार उस औरत ने वापस आकर उस गंजे नाइट को उठाया और फिर डंक मन में सोचता है मुझे सेप्ट में जाकर द 7 गॉड से प्रार्थना करनी चाहिए कि कल मेरा मुकाबला इस गंजे नाइट के साथ हो, लेकिन ऐसा करना सही नहीं था। और फिर डंक अपने आप से कहता है मुझे असल में एक शौचालय की जरूरत है, ना कि मुझे द 7 गॉड से प्रार्थना करने की। और तभी डंक पास के सफेद पत्थरों की सीढ़ियों के नीचे कुछ झाड़ियों को देखता है और फिर डंक मन में सोचता है ये झाड़ियां कब काम आएगी। फिर डंक उन झाड़ियों को साइड में हटाते हुए रास्ता बनाते हुए उनके पीछे चला जाता है। फिर डंक ने अपनी पतलून की डोरी खोली और उसका ब्लेडर इतना भर गया था कि फटने ही वाला था। फिर पेशाब करने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। तभी उन सफेद पत्थरों की सीढ़ियों के पास से एक दरवाजा खुलता है और डंक को सीढ़ियों पर से पैरों की आहट सुनाई देती है जो उस पत्थर पर जूतों के रगड़ने की आवाज थी। तब उनमें से एक आदमी कहता है तुमने तो हमारे सामने बिना बिटर स्टील के भिखारियों जैसी दावत परोस दी। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने जोर देकर कहा भाड़ में जाए बिटर स्टील, किसी भी नाजायज औलाद पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिटर स्टील पर भी नहीं। बस कुछ जीत और फिर बिटर स्टील टायरोस से फौरन समुद्र पार करके यहाँ पर आ जाएगा। ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड गॉर्मन पिग थे। तब डंक ने अपनी सांसें रोक ली और साथ में ही अपना पेशाब भी। तब वह दूसरा आदमी कहता है जीतने के बजाय जीत के बारे में बातें करना ज्यादा आसान होता है। इस दूसरे आदमी की आवाज गॉर्मन पिग की तुलना में ज्यादा गहरी और गुस्से से भरी थी और उसमें एक तीखी धार छुपी हुई थी। वह आदमी आगे कहता है बुढ़े लॉर्ड बटरवेल को उम्मीद थी कि वह ड्रैगन का अंडा उसके पास होगा और बाकी सबको भी यही उम्मीद होगी। इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करना और उसके लुभावने अंदाज लॉर्ड बटरवेल इस कमी की भरपाई कभी भी पूरी नहीं कर सकता। तब गॉर्मन पिग कहता है एक असली ड्रैगन सब कमी पूरी कर देगा और राजकुमार डेरोन का कहना है कि उस अंडे में से ड्रैगन निकलेगा। उसने इसका सपना देखा है ठीक वैसे ही जैसे उसने एक बार अपने भाइयों की मौत का सपना देखा था। तब वह आदमी कहता है एक जिंदा ड्रैगन हमें वो सब तलवारबाज योद्धा दिलवा देंगे जिनकी हमें जरूरत है। तब गॉर्मन पिग कहता है ड्रैगन एक तरफ है तो उसका सपना दूसरी तरफ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि लॉर्ड ब्लडरेवन अभी हाथ पर हाथ धरे हुए सपना नहीं देख रहा होगा। हमें एक योद्धा की जरूरत है, ना किसी सपने देखने वालों की। क्या वह लड़का सचमुच अपने पिता का बेटा है? फिर वह आदमी कहता है बस तुम अपना वादा पूरा करो, बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। बस एक बार हमारे पास बटरवेल का सोना और हाउस फ्रे की तलवारें आ गई तो हेरन हॉल भी हमारा हो जाएगा और फिर ब्रेकन भी। ओथो ब्रेकन जानता है कि वह हमारा सामना नहीं कर सकता। और जैसे जैसे वो लोग दूर जाते गए वैसे वैसे उनकी आवाज धीमी पड़ती गई और डंक का पेशाब फिर से बहने लगा। फिर डंक ने अपने लिंग को सहलाया और उसे एक ही झटके में अपनी पतलून में रखकर पतलून की डोरी को फिर से बांधा और फिर डंक धीरे से बुदबुदाया अपने पिता का बेटा। वो किसके बारे में बात कर रहे थे? क्या वो फायरवॉल के बेटे के बारे में बात कर रहे थे? जब तक डंक सीढ़ियों के नीचे से बाहर निकला तब तक वो दोनों लॉर्ड
यार्ड को पार करके उस पार पहुंच चुके थे और डंक उनका पीछे से आवाज लगाने ही वाला था ताकि वह उसका चेहरा देख सके। लेकिन फिर डंक ने सोचा कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि वह अकेला था और उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। वह लगभग आधा नशे में था और फिर डंक ने अपना विचार बदल लिया और वह एक पल के लिए वहीं पर खड़ा रहा और फिर वह उस हॉल की तरफ वापस चल पड़ा। जब डंक उस हॉल में पहुंचा तो खाने का आखिरी कोर्स परोसा जा चुका था और हंसी मजाक का खेल शुरू हो चुका था। फिर लॉर्ड फ्रे की एक बेटी ने हाई हॉर्प पर एक गाना बहुत ही बुरी तरीके से बजाया। फिर कुछ बाजीगर ने कुछ देर तक एक दूसरे पर जलती हुई मसाले फेंकी और कुछ कलाबाजों ने हवा में गुलाटियां मारी। फिर लॉर्ड फ्रे के भतीजे ने का गाना शुरू किया और उसके साथ में किर्बी पिम ने लकड़ी के चम्मच से टेबल पर ताल दे रहे थे। फिर धीरे धीरे करके दूसरे लोग भी इसमें शामिल होने लगे और ऐसा करते करते पूरा हॉल खुशी में झूम उठा और फिर सब लोग मिलकर गाना गाने लगे। चेहरा वाइन के प्याले में डूबा हुआ था तो वहीं पर लेडी वेयरबेल रोने लगी। हालांकि किसी को भी उसके इस परेशानी का कारण ठीक से नहीं पता था। इसी दौरान शराब लगातार बहती रही। आर्बर की वह महंगी रेड वाइन की जगह पर अब लोकल विंटेज ने ले ली, या कम से कम जॉन द फिडलर ने तो यही कहा था। पर सच कहा जाए तो डंक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन सी शराब है, क्योंकि उसे उसका फर्क महसूस ही नहीं हो रहा था। वहां पर हिपोक्रेस जो कि एक मसालेदार शराब थी, बस डंक को उस वाइन का एक प्याला आजमाना था। क्या पता इसका दूसरा जाम मिलने में 1 साल लग जाए। बाकी दूसरे हेज नाइट जो सब अच्छे इंसान थे, वो सब उन महिलाओं के बारे में बात करने लगे जिन्हें वो जानते थे। और फिर डंक को भी हैरानी हुई जब उसने टेंसल के बारे में सोचा कि आज रात वो कहाँ पर होगी। और डंक को पता था कि लेडी रोहाने आज की रात कहाँ पर होगी, कोल्डमोट के किले में, और उसके बगल में वह बुढ़ा लॉर्ड सर यूस्टेस खराटे लेते हुए सो रहा होगा। इसलिए डंक ने उनके बारे में ना सोचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी डंक ने खुद से पूछा कि क्या वह कभी मेरे बारे में सोचती होगी। और डंक के इस ख्यालों में अचानक रुकावट तब आई जब एक पेंट किए हुए बोनों की मंडली लकड़ी के बने हुए सुअर के पेट में से निकलकर लॉर्ड बटरवेल के सिंहासन के चारों ओर दौड़ने लगे और उनमें से कुछ बोने उस लकड़ी के सुअर को पीटने लगे, जिनसे हर बार में एक अजीब सी आवाजें निकलती। डंक के द्वारा देखी गई यह सबसे मजेदार चीज थी और डंक भी बाकी सभी लोगों के साथ जोर से हंस पड़ा। लॉर्ड फ्रे का बेटा उन बोनों की हरकतों से इतना उत्साहित था कि वह भी उस टोली में शामिल हो गया। फिर वह लड़का एक बोने से डंडा लेकर शादी में आए हुए मेहमानों को पीटने लगा। लॉर्ड फ्रे के बेटे की हंसी इतनी चिड़चिड़ी थी जितनी डंक ने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक ऊंची, तीखी और तेज हिचकी जैसी हंसी, जिसे सुनकर डंक का मन करने लगा कि वह उस लड़के को अपने घुटनों पर लेटाकर उसे या तो पीटे या फिर उसे किसी कुएं में फेंक दे। फिर डंक अपने मन में सोचने लगता है, अगर उसने मुझे उस डंडे से मारा तो मैं शायद ऐसा कर भी दूंगा। और जब वह बिना ठुड्डी वाला लड़का चीखता चिल्लाता हुआ डंक के पास से निकला, तब सर मेनार्ड ने कहा, यह वही लड़का है जिसकी वजह से यह शादी हुई है। फिर जॉन द फिडलर ने अपना खाली प्याला ऊपर की तरफ उठाया तो उनके पास से गुजर रहे एक शराब परोसने वाले ने उसका प्याला भर दिया। और फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, वो कैसे? इस लड़की की वजह से लेडी बटरवेल की शादी कैसे हुई? तब सर मेनार्ड ने ऊपर मंच की ओर इशारा किया जहां दुल्हन अपने पति को चेरी खिला रही थी। फिर सर मेनार्ड कहते हैं, लॉर्ड बटरवेल लेडी फ्रे पर मक्खन लगाने वाला, यानी कि उसका उपभोग करने वाला पहला व्यक्ति नहीं है। और यह कहा जाता है कि हाउस फ्रे के किले द ट्विंस में एक रसोइये ने लेडी बटरवेल की वर्जिनिटी को भंग कर दिया था जब वह उसे मिलने के लिए चुपके से किचन में नीचे जाती थी। और अफसोस की बात है कि एक रात उसका छोटा भाई भी चुपके से उसके पीछे नीचे चला गया। जब उस लड़के ने उन दोनों को छाई छप्पा छाई करते हुए देखा तो वह लड़का जोर से चीख पड़ा। तो दूसरे रसोइये और पहरेदार दौड़ते हुए आए तो उन्होंने लेडी बटरवेल और उस रसोइये को संगमरमर की स्लेब पर नग्न अवस्था में देखा, जिस पर रसोइया आटा गुथा करता था और वो दोनों सिर से पैर तक आटे में सने हुए थे। तब डंक मन में सोचता है, यह सच नहीं हो सकता। लॉर्ड बटरवेल के पास बहुत सारी जमीन है
और ढेर सारा सोना है, फिर भी वो ऐसी लड़की से शादी क्यों ही करेंगे जो एक मामूली नौकर द्वारा अपवित्र कर दी गई हो। और लॉर्ड बटरवेल इस रिश्ते की खुशी में अपना ड्रैगन का अंडा दान में क्यों देंगे। क्रॉसिंग के हाउस फ्रे लॉर्ड बटरवेल से ज्यादा बड़े खानदान के नहीं हैं, बस फर्क इतना है कि लॉर्ड बटरवेल के पास बहुत सारी गायें हैं और हाउस फ्रे के पास एक पुल। बस यही एकमात्र दोनों हाउस के बीच का अंतर था। फिर डंक कहता है, लॉर्ड्स, इन्हें भला कौन समझा सकता है। और फिर डंक ने कुछ ड्राई फ्रूट खाए और डंक उस बात पर विचार करता है जो उसने बाहर पेशाब करते हुए अनजाने में सुन ली थी। फिर डंक मन में सोचता है, डंक द ड्रंक, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या सुना है। और फिर उसने हिपोक्रेस का एक और प्याला पिया क्योंकि पहले वाले का प्याला डंक को काफी अच्छा लगा था। और फिर डंक ने अपनी भुजाओं पर सिर टिकाकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली ताकि धुएं से उसे थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन जब डंक ने अपनी आंखें खोली तो आधे से ज्यादा मेहमान खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इट्स बेड टाइम, इट्स बेड टाइम, उसे बिस्तर पर ले जाओ, उसे बिस्तर पर ले जाओ। वो लोग इतना शोर मचा रहे थे कि डंक का सुखद सपना टूट गया। डंक एक ऐसा सपना देख रहा था जिसमें टेंसल और लेडी रूहाने शामिल थी। इट्स बेड टाइम, इट्स बेड टाइम, बिस्तर पर ले जाओ और बिस्तर पर ले जाओ की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। तो डंक उठकर बैठ गया और अपनी आंखें मलने लगा। सर फ्रैंकलिन फ्रे ने दुल्हन को अपनी बाहों में उठा लिया और उसको लेकर गलियारे में से नीचे उतरने लगा। तो उनके चारों ओर आदमियों और लड़कों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं पर दूसरी ओर ऊंचे मंच पर बैठी हुई महिलाओं ने लॉर्ड बटरवेल को घेर लिया। अब वेडिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। लेडी वेरवेल अपने दुख से उभर चुकी थी और उसने रोना बंद कर दिया। लेडी वेरवेल लॉर्ड बटरवेल को उसकी कुर्सी से खींचने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी एक बेटी बटरवेल के जूतों के फीते खोल रही थी। तो कोई फ्रे महिला बटरवेल का कुर्ता ऊपर की ओर खींच रही थी। बटरवेल अब उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। तब डंक ने देखा कि लॉर्ड बटरवेल अब नशे में हैं और सर फ्रैंकलिन तो उनसे भी कहीं ज्यादा नशे में लग रहे थे। सर फ्रैंकलिन इतने नशे में थे कि वो दुल्हन को लगभग गिरा ही देते। इससे पहले कि डंक कुछ भी समझ पाता कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, तभी जॉन द फिडलर ने उसे खींचकर आगे खड़ा कर दिया और कहा, इधर आओ सर डंकन। और फिर जॉन द फिडलर जोर से चिल्लाया, इस विशालकाय आदमी को दुल्हन को ले जाने दो। और अगले ही पल डंक ने खुद को एक मीनार की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पाया और दुल्हन डंक की बाहों में छटपटा रही थी। डंक अपने पैरों पर कैसे खड़ा रहा यह उसकी समझ से बाहर था और दुल्हन डंक की बाहों में अब छटपटा रही थी और उनके चारों ओर भीड़ उमड़ चुकी थी। भीड़ ने दुल्हन के कपड़े उतारने शुरू कर दिए और उनमें से कुछ लोगों ने अश्लील मजाक करते हुए कह रहे थे, उसे आटे में अच्छे से छानो और आटे कितने अच्छे से गूंदो। बोनों की मंडली भी अब इसमें शामिल हो गई थी और डंक के पैरों के चारों ओर झुंड बनाकर इकट्ठे हो गए, चीखते चिल्लाते और अपने थैलों से डंक की पिंडलियों पर मार रहे थे। डंक के लिए उन बोनों से बचकर चलना अब ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि कहीं वह उनसे ठोकर खाकर नीचे ना गिर जाए। और डंक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लॉर्ड बटरवेल का शयन कक्ष कहाँ पर है। लेकिन बाकी आदमियों ने उसे तब तक आगे धकेला और आगे बढ़ाया जब तक वह वहां तक नहीं पहुंच गया। अब दुल्हन का चेहरा शर्म के मारे लाल हो चुका था और वह खिलखिला रही थी और लगभग पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। सिर्फ उसके बाएं पैर में एक बड़ा सा मोजा ही बचा था जो कि चढ़ाई के दौरान किसी तरह से उसके पैर में बचा रह गया। डंक भी अब शर्म के मारे लाल हो गया था और उसकी ये वजह थकान नहीं थी। अगर कोई भी उसे गौर से देख रहा होता तो वह तुरंत समझ जाता कि डंक में अब ठरक साफ झलक रही है। लेकिन सौभाग्य से सबकी नजरें दुल्हन पर टिकी हुई थी और लेडी बटरवेल दिखने में बिल्कुल भी टेंसल जैसी नहीं थी। लेकिन डंक अपनी बाहों में लगभग नग्न अवस्था में एक छटपटाती हुई लड़की को देखकर डंक अपने मन में दूसरी लड़कियों के बारे में सोचने लगता है। टेंसल टूटोल, यही नाम था ना उसका। वह मेरे लिए ज्यादा लंबी नहीं थी और क्या मैं अब उनसे कभी दोबारा मिल पाऊंगा। और कुछ रातें ऐसी थी जब डंक को लगता था कि वह बस उसका एक सपना ही था। क्या टेंसल मुझे पसंद करती थी? जब तक डंक इस सोच से बाहर आ पाता तब तक डंक को लॉर्ड बटरवेल का शयन कक्ष मिल चुका था और डंक ने देखा कि वह कमरा काफी बड़ा
और बेहद आलीशान था और फर्श पर मारिस कालीन बिछे हुए थे और हर एक कोने में सुगंधित मोमबत्तियां जल रही थी। इस हॉल के दरवाजे के पास सोने और रत्न से जड़ा हुआ एक कवच रखा हुआ था और इस कमरे की बाहर की दीवार पर एक छोटा सा शौचालय भी बना हुआ था। और आखिरकार डंक ने दुल्हन को उसके सुहागरात के बिस्तर पर लेटाया और तभी एक बोना उछलकर दुल्हन के बगल में आकर लेट गया और वह दुल्हन के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब उस बोने ने दुल्हन का एक स्तन पकड़ा तब दुल्हन जोर से चीख पड़ी तो बाकी आए हुए मेहमान जोर जोर से हंसने लगे। तो डंक ने उस बोने को कॉलर से पकड़ा और उसे दुल्हन के ऊपर से घसीटते हुए उसे दूर हटा लिया। और जैसे ही वह उस बोने को कमरे से बाहर फेंकने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र ड्रैगन के अंडे पर पड़ी। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।